हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि अपीलेट अथॉरिटी के सामने अपील करने के लिए जो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट जमा करवाना होता है उसकी पेमेंट आप आईटीसी से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर से ही पेमेंट करनी होगी। विद ऑल ड्यू रिगार्ड, मेरे हम्बल ओपिनियन में ये जजमेंट पर इंक्यूरियम है। ये करेक्ट लॉ को ड्यू रिगार्ड नहीं देती और इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि आईटीसी एक फैसिलिटी है और उसे आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज करोगे, जो है पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके अलावा चाहे इंटरेस्ट की पेमेंट हो, पेनल्टी की पेमेंट हो, फीस की पेमेंट हो और एनी अदर अमाउंट हो, उसके लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। उसकी पेमेंट आपको कैश लेजर से ही करनी होगी। और हाईकोर्ट ने माना कि ये प्री डिपॉजिट पेमेंट ऑफ टैक्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। इट इज पेमेंट ऑफ एनी अदर अमाउंट और इसीलिए यहां आप आईटीसी यूज नहीं करोगे। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर से ही पेमेंट करोगे। इससे पहले हम ये देखें कि ये कैसे करेक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं है। प्री डिपॉजिट की ब्रीफली हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। टैक्स लॉज में जनरली एक कंडीशन होती है कि अपील करने के टाइम इम्प्यून्ड ऑर्डर में जो भी टैक्स ड्यूज कंफर्म हुए हैं वो आप जमा करवाओगे। इस कंडीशन के साथ साथ एक प्रोविजन होता है कि अपीलेट अथॉरिटी चाहे तो अप्रोप्रिएट केसेस में इस कंडीशन को रिलैक्स कर सकती है और ये प्रोविजन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल एक्साइज का सेक्शन 35F कहता था कि ट्राइब्यूनल के सामने अपील करने से पहले अपीलेंट सारे टैक्स ड्यूज जमा करवाएगा, लेकिन ट्राइब्यूनल अप्रोप्रिएट केसेस में इस कंडीशन को रिलैक्स कर सकता है। तो हो क्या रहा था, जब भी ट्राइब्यूनल में कोई अपील फाइल होती थी तो उसके साथ एक स्टे एप्लीकेशन लगा दी जाती थी ट्राइब्यूनल के सामने, ये प्रे करते हुए कि इस कंडीशन को वेव कर दिया जाए और ट्राइब्यूनल इस स्टे एप्लीकेशन को डिस्पोज करते हुए केस टू केस बेसिस में ये रिलीफ ग्रांट करती थी। कहीं 10% पेमेंट का ऑर्डर करके, कहीं 20, कहीं 40, तो कहीं फुल पेमेंट का। लेकिन इससे दो दिक्कतें हो रही थी। सबसे पहले, इन स्टे एप्लीकेशन की पेंडेंसी इतनी बढ़ गई कि ट्राइब्यूनल का मोर देन 80% ऑफ टाइम इन्हीं को डिस्पोज करने में जा रहा था, तो ऑटोमेटिकली केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। सेकेंडली, इन स्टे एप्लीकेशन की पेंडेंसी बढ़ रही थी और कोई भी स्टे एप्लीकेशन लगाकर टैक्स ड्यूज जमा नहीं करवा रहा था, तो सरकार को भी रिवेन्यू नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही सिमिलर प्रोविजंस थे कस्टम्स और सर्विस टैक्स में। तो 2014 में सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में एक अमेंडमेंट लेके आई कि अपील फाइल करने के टाइम आपको टैक्स ड्यूज का 7.5 से 10% मैंडेटरी जमा करवाना है, कैटेगरी ऑफ केस वाइज। इसी को प्री डिपॉजिट कहते हैं। यही लीगेसी जीएसटी में भी फॉलो की गई है। तो अब इशू ये है
कि ये जो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है इसे आप पेमेंट ऑफ टैक्स की तरह ट्रीट करोगे या नहीं। इसे आप इम्प्यून्ड ऑर्डर के टैक्स ड्यूज की पेमेंट की तरह ट्रीट करोगे या एनी अदर अमाउंट के पेमेंट की तरह। जीएसटी में सेक्शन 107 के सबसेक्शन 6 में ये प्री डिपॉजिट का प्रोविजन कंटेन्ड है, जिसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है कि जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अपीलेंट एडमिट कर रहा है वो जमा करवाएगा, और सेकंड पार्ट कहता है कि वो बैलेंस टैक्स अमाउंट का 10% जमा करवाएगा। और इनएडवर्टेंटली ये डिस्प्यूट सेकंड पार्ट के रिगार्डिंग है, जो बैलेंस टैक्स का 10% जमा करवाना है। जो एडमिटेड लायबिलिटी है, अगर वो टैक्स की है तो उसे कैश लेजर या क्रेडिट लेजर किसी से भी जमा करवा सकता है अपीलेंट। लेकिन अगर वो पेनल्टी, इंटरेस्ट या किसी और अमाउंट की लायबिलिटी है तो उसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ आईटीसी ही यूज करेगा। डिस्प्यूट सिर्फ इस बैलेंस टैक्स के 10% का है। अगर इसे पेमेंट ऑफ टैक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो इसकी पेमेंट आप आईटीसी से कर सकते हो, अदरवाइज इसकी पेमेंट के लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते, वो कैश से ही करनी पड़ेगी। अब यहां रेलेवेंट है सेक्शन 107 का सबसेक्शन 7, जो कहता है कि सबसेक्शन 6 में अगर पैसे जमा करवा दिए गए हैं तो बैलेंस अमाउंट की रिकवरी स्टे हो जाएगी। तो ये सबसेक्शन 7 के वर्ड्स क्लियरली शो कर रहे हैं कि सबसेक्शन 6 में जो पेमेंट है वो पेमेंट ऑफ टैक्स है, ना कि किसी और अमाउंट की पेमेंट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। एक असेसी के अगेंस्ट 50 लाख की डिमांड कंफर्म हुई है और 50 लाख की पेनल्टी। इसमें से वो 25 लाख की डिमांड एडमिट कर रहा है और 25 लाख का टैक्स डिस्प्यूट में है। तो सबसेक्शन 6 के ए क्लॉज में वो जो ये 25 लाख का टैक्स एडमिट कर रहा है वो उसे जमा करवाएगा और ये 25 लाख टैक्स अमाउंट में जमा होगा। तो अनडिस्प्यूटेडली वो इस अमाउंट को क्रेडिट लेजर से पे कर सकता है। अब आ जाते हैं क्लॉज डी पर। यहां उसे कितना जमा करवाना है? यहां उसे डिस्प्यूटेड अमाउंट 25 लाख का 10% मतलब 2.5 लाख जमा करवाना है। और जैसे ही वो ये 2.5 लाख जमा करवा देगा उसकी बाकी सारी पेमेंट की रिकवरी रुक जाएगी। तो ऑब्वियसली ये 2.5 लाख टैक्स की पेमेंट है, ना कि एनी अदर अमाउंट की। अगर वो कोई पेनल्टी एडमिट कर रहा होता तो उसे क्लॉज ए के अंदर उसे जमा करवाना पड़ता, लेकिन वो पेनल्टी जमा करवाने के लिए वो आईटीसी यूज नहीं कर सकता था। वो पेनल्टी उसे कैश लेजर से ही जमा करवानी पड़ती, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन क्लॉज बी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस टैक्स की ही बात करता है, जो कि आईटीसी से पे करना अलाउड है। दिक्कत ये है कि ऑनरेबल कोर्ट के नोटिस में ये सबसेक्शन 7 आया ही नहीं। और मेरा ये मानना है कि अगर कोर्ट की नोटिस में ये सबसेक्शन 7 आता, जो सबसेक्शन 6 की पेमेंट हो जाने पर उस अपीलेंट के अगेंस्ट सारी रिकवरी रोक देता है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी मान जाती कि वो प्री डिपॉजिट टैक्स की पेमेंट है, ना कि एनी अदर अमाउंट की। इसलिए ये जजमेंट मेरे हम्बल ओपिनियन में पर इंक्यूरियम है। इसके अलावा इस जजमेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी। एक बहुत बेसिक सा रूल है कि रेवेन्यू अपने ही स्टैंड के अगेंस्ट आर्ग्यू नहीं कर सकता। तो जब आपका पोर्टल इस पेमेंट को अलाउ कर रहा है, दैट मीन्स ये सरकार का स्टैंड है कि इस पेमेंट को आप क्रेडिट से पे कर सकते हो। तो कैसे कोर्ट के सामने रेवेन्यू अपने ही स्टैंड के अगेंस्ट आर्ग्यू करके आ गया?
सो लास्ट में यही कहूंगी, विद ऑल ड्यू रिगार्ड, मेरा ओपिनियन यही है कि ये प्री डिपॉजिट पेमेंट ऑफ टैक्स है, ना कि एनी अदर अमाउंट, और इसलिए ये बकायदा आईटीसी से पे किया जा सकता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू next time with a new topic. Till then, take care. Have a good day. Bye bye.